हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनकेस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम करेंगे बेसिकली ज्योग्राफी का जो सेकंड टर्म का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था मैन्युफैक्चरिंग। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने बताया था कि मैन्युफैक्चर होता क्या है। उसके बाद हमने बताया था कि जो हाई क्वालिटी की मतलब जो हाई लेवल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है उसकी क्या क्वालिटी होती है, कोई बहुत बड़े लेवल पे होती है, हाई स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है, स्पेशलाइजेशन होता है। और उसके बाद हमने देखा था कि एक फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए, फैक्ट्री के ग्रोथ को अफेक्ट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, क्योंकि हर एक जो मैन्युफैक्चरर होता है उसका एम क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे हो सकता है, जब उसकी कॉस्ट कम होगी। तो कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से फैक्टर है, कहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करे ताकि कम से कम कॉस्ट में वो ज्यादा से ज्यादा सामान को बना सके। तो हमने देखा था उसकी लोकेशन होती है, एक्सेस टू मार्केट होता है जहाँ पे इजिली उसको लेबर मिल जाए, इजी उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को कितने भागों में क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो अब हम उसी टॉपिक को आगे डिटेल में कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बताया था कि साइज के बेसिस पे कि जो भी हमारे इंडस्ट्रीज है, साइज के बेसिस पे तीन भागों में कैटेगराइज किया था, हाउस होल्ड इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो हाउस होल्ड स्केल इंडस्ट्री कौन सी होती है, वो सबसे ज्यादा जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरर होता है। इसके अंदर जो रॉ मटेरियल होती है वो लोकल ही मार्केट में आपको आसपास ही मिल जाते हैं। इसमें काम करने वाले जो लेबर होते हैं वो बिल्कुल अनस्किल्ड होते हैं, ज्यादा उनको स्किल्ड की जरूरत नहीं होती, और ज्यादातर जो एवरीडे प्रोड्यूस वो तरह के गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे घरों में रोजाना यूज होते हैं। और इसके अंदर या तो घर के जो मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स, वही काम करते हैं, या कोई आगे या थोड़े से हम पार्ट टाइम लेबर को रख लेते हैं। और इनके द्वारा जो भी सामान बनाए जाते हैं या तो फैमिली खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं या अपने लोकल मार्केट में ही उसको बेच लेती है। तो जिसमें एग्जांपल है, जैसे अगर आप लोग दिल्ली के अंदर रहते हो, देखोगे दिल्ली में मादीपुर एरिया जहाँ पे घर घर के अंदर शूज की फैक्ट्री, स्लीपर्स की फैक्ट्रीज है। तो ये छोटे छोटे ऐसे काम होते हैं, जैसे शूज हो गया, इसके अंदर यहाँ पे देखो ना पोट्री, जो घर में मतलब बेसिकली मटके वगैरह बनाते हैं, लिफाफे बनाते हैं, टोकरी वगैरह बनती है। तो ये सारे जो इस तरह के यूनिट्स के अंदर आते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज को कहते हैं। दूसरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कह रहे इस टाइप के जो भी इंडस्ट्रीज होते हैं इसमें भी बेसिकली जो रहते हैं ना, यूजेस लोकल रॉ मटेरियल, सिंपल पावर ड्राइवर मशीन, बहुत ही छोटे छोटे मशीन होते हैं। इसमें सेमी स्किल, उसमें तो भैया कुछ ज्यादा लेबर की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा अनस्किल्ड लेबर भी काम हो सकते हैं। लेकिन इसमें जो है सेमी स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है। और ये सबसे बड़ी बात क्या है कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, क्योंकि इसमें ज्यादा हम मशीन के हेल्प से नहीं करके बल्कि हम लेबर को यूज करते हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इंडिया जैसे देश जहाँ पे क्या है बहुत ज्यादा हमारे पास लेबर एबंडेंस है तो और पैसों की शॉर्टेज है, तो ऐसे देशों में जो है ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहते हैं कि अगर आप बड़े स्केल इंडस्ट्री में जितना इन्वेस्ट करके आप एक पर्सन को रोजगार दोगे, उतने में आप 15 लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, उतनी इन्वेस्टमेंट में। तो रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज है, इंडिया, ब्राजील, उन देशों में जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पे बहुत ज्यादा एक तरह से वरदान साबित हो सकता है। और ये लोग कह रहे हैं ना कि यहाँ पे जो बेसिकली है कि जो लेबर जो है कह रहा है, हैव डेवलप लेबर इंटेंसिव स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू देयर पॉपुलेशन। तो अपने जो जनसंख्या है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तीसरा, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि जहाँ पे प्रोडक्शन जो है बहुत बल्क में होता होगा, बड़े लेवल पे होता होगा। इसमें जो हाई स्किल्ड की लेबर जरूरत होती होगी, बहुत ज्यादा पावर जरूरत होगी, प्रोडक्शन जो बड़े लेवल पे किया जाता है, तो बड़ा ही इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इसमें क्या है कि बेसिकली ज्यादातर जो काम होता है वो मशीन के थ्रू किया जाता है, तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती है पर रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें थोड़ी कम होती है। तो ये सब हमने देखा कि ऑन द साइज ऑफ बेसिस, कि साइज के बेसिस पे हमने इंडस्ट्री को तीन भागों में कैटेगराइज किया, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कह रहा है वर्ड्स मेजर इंडस्ट्री रीजन में बी ग्रुप अंडर द टू ब्रॉड टाइप। इसमें जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में दो भागों में कैटेगराइज कर रखा है। पहला कह रहा है ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने जमाने से ही हम लोग उसको यूज करते आ रहे हैं, जिसमें कि हमारा बेसिकली होगा क्या, कॉटन हो गया, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज हो गए। ये सारे इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज है जो बड़े पुराने टाइम से हम लोग यूज कर रहे हैं, बेसिक इंडस्ट्रीज उनको कहा जाता है। इनमें कई सारी दिक्कतें भी है, उसको आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा कह रहा है कि हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्री, इसके अंदर ये लेटेस्ट इंडस्ट्रीज है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं कि बड़े ही जैसे जो होते हैं स्पेशलाइज्ड, जो कहते हैं व्हाइट कॉलर जो होते हैं, जो बड़े लेवल पे काम करते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा हाई साइंटिस्ट वगैरह इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो है बेसिकली उस तरह की इंडस्ट्री जो कि हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है, रोबोट्स बनाना, बड़े बड़े कंप्यूटर की जो भी प्रोग्राम्स होती है, तो इस तरह के काम वहां पर किए जाते हैं। उसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हमने पहला साइज के बेसिस पे पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारा है इंडस्ट्री बेस्ड ऑन इनपुट। अब हम इनपुट के बेसिस पे पढ़ रहे हैं। तो इनपुट मतलब बेसिकली हमारा रॉ मटेरियल जो होता है उसको हम इनपुट कहते हैं।
तो यहाँ पे पहले कह रहा है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री और एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। ये हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो एग्रो नाम से समझ में आ रहा है कि जो इंडस्ट्री वो एग्रीकल्चर से एज अ रॉ मटेरियल मिलता है। यहाँ पे कह रहा है ना, एग्रो प्रोसेसिंग इन्वॉल्व प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द फील्ड एंड फार्म इनटू द फिनिश प्रोडक्ट, यानी कि वो एग्रीकल्चर से एज अ रॉ मटेरियल लेते हैं और फिर इसको क्या करते हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स में करते हैं और जो भी रूरल या अर्बन एरियाज में होते हैं उसको सेल करते हैं। तो कह रहा है जो मेजर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और फूड प्रोसेसिंग, कह रहा है ना, शुगर हो गए, पिकल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, ऑयल्स हो गए, ये सारे जो इंडस्ट्रीज है जहां पर उनको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता है। जैसे कि आप ऑयल देख लीजिए, अगर आप मान लीजिए कि कोई भी ऑयल बनाते हैं, चाहे वो आपका मस्टर्ड ऑयल हो गया, चाहे वो पीनट का ऑयल हो गया, चाहे कोई भी ऑयल हो गया, वो उसका जो रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, आपको एग्रीकल्चर से मिलता है। शुगर इंडस्ट्री को शुगर कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर से। पिकल्स अचार बनते हैं वो भी कहाँ से मिलता है, आपको फार्म से मिलते हैं। फ्रूट्स हो गए, बेवरेजेस हो गए, स्पाइसेस हो गए, तो जिनको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, फार्म से मिलता है, एग्रीकल्चर से मिलता है, उनको क्या बोलते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। दूसरा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि अब इनको एक जो रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, मिनरल से मिलता है। यानी दिस इंडस्ट्री मिनरल एज अ रॉ मटेरियल, सम इंडस्ट्री यूज फेरस मेटेलिक मिनरल विच कंटेन फेरस, मतलब आयरन होता है, जैसे आयरन इंडस्ट्री। सम नॉन फेरस मेटेलिक होता है जिसमें हम एल्यूमिनियम, कॉपर, ज्वेलरी इंडस्ट्रीज आती है। तो यानी कि ये सारे जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है जो बेसिकली मिनरल पे बेस्ड है। दूसरा कह रहा है कि केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, कह रहा है ये इंडस्ट्री बेसिकली केमिकल मिनरल, जिसमें पेट्रोलियम, लेकिन पेट्रोलियम यूज एज ए पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो अब हम वो पढ़ रहे सारे जो रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से मिलता है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, जहाँ पे नाम से समझ में आ रहा है जिनको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, फॉरेस्ट से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है फर्नीचर, और फर्नीचर किससे बनेगी भैया, लकड़ी से मिलेगी। लकड़ी कहाँ से मिलेगा, आप सीधी सी बात है, आपको फॉरेस्ट से मिलेगा। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि जो पेपर इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री के लिए भी कागज कहाँ से आएगा, पेपर से, जो फॉरेस्ट से आएगा। तो ये सारी इंडस्ट्री जो कि बेसिकली फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, अपने एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। दो एग्जांपल आप याद कर लीजिएगा, फर्नीचर इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री। तीसरा है एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। अब यहाँ पे जो रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, उनको एनिमल से मिलेगा। एनिमल से मिलने का मतलब है, जैसे कि आपको चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है वुलन जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उनको कहाँ से मिलता है, वुल कहाँ से मिलता है, जानवर से मिलता है। लेदर इंडस्ट्री को लेदर कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। तो यहाँ पे जिनको रॉ मटेरियल लेबर से, सॉरी एनिमल से मिल रहा है अपनी इंडस्ट्री के लिए, तो उनको क्या बोलते हैं, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। ये देखा आपने 5 तरह के इनपुट्स पे, रॉ मटेरियल पे बेचते। अब इंडस्ट्री बेस्ड ऑन आउटपुट। आउटपुट मतलब है कि जो भी आपका बनता है वो किस तरह का गुड्स है। तो उसमें भी 2 भागों में क्लासिफाई किया कि बेसिक इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्रीज वो होते हैं कि जो भी वो प्रोडक्शन बनाते हैं, जो भी वो आउटपुट बनाते हैं, वो डायरेक्ट कंज्यूमर उसको कंज्यूम नहीं करता, उसको एज अ बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है। वो दूसरे इंडस्ट्रीज को एज अ रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनको यूज करके, समझे, उनको आगे यूज करके वो फर्दर प्रोडक्शन करती है। तो यहाँ पे दे रखा है ना, यहाँ पे कि बेसिक इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट आर यूज्ड टू मेक अदर गुड्स बाय यूजिंग देम एज अ रॉ मटेरियल। कि एक इंडस्ट्री के लिए वो फिनिश गुड्स है, बट उसको डायरेक्टली कंज्यूमर यूज नहीं करेंगे, उस चीज को, जो उस आउटपुट को दूसरी इंडस्ट्री यूज करेगी एज अ रॉ मटेरियल, और उसके बाद उसको क्या करेगी, फर्दर जो है नया प्रोडक्ट बनाएगी और वो कंज्यूमर तक पहुंचेगा। तो बेसिक इंडस्ट्री में आपके मशीनरी हो गए, जितने भी आपके जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज हो गई, सारे क्या बेसिक इंडस्ट्री के एग्जांपल हो गए। दूसरा कंज्यूमर गुड्स, यानी कि वो गुड्स, इस इंडस्ट्रीज में जो भी गुड्स बनता है वो क्या होता है, एक तरह से फाइनल गुड्स होते हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचा दिए जाते हैं। जैसे आपके क्लोथ्स बने, आपके बिस्किट्स बने, आपके ब्रेड बने हैं, टी बने, यानी कि डायरेक्ट वो कंज्यूमर तक पहुंच जाएंगे, उनको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स। तो ये कौन थे, आउटपुट के बेसिस पे। एक हो गया बेसिक, जो इस इंडस्ट्री के लिए तो आउटपुट है, बट दूसरी इंडस्ट्री के लिए एज रॉ मटेरियल यूज करके फर्दर प्रोडक्शन को यूज किया जाता है। और कंज्यूमर गुड्स डायरेक्ट फाइनल गुड्स होकर, जिसको मैन्युफैक्चर करके डायरेक्ट आगे कस्टमर को, कंज्यूमर तक पहुंचा दिया जाता है। नेक्स्ट कह रहे हैं इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ओनरशिप। अगर हम बात करें ओनरशिप, स्वामित्व के बेस पे, कहते हैं ना, तो सबसे पहले पब्लिक सेक्टर कह रहा है आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि पब्लिक सेक्टर कौन से इंडस्ट्री होते हैं जिन पे ओनरशिप मैनेजमेंट किसका होता है, सरकार का होता है। इंडिया देयर नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। क्या सोशलिस्ट कंट्री में तो भी बहुत सारे जो होते हैं इंडस्ट्री बेसिकली सरकार के हाथों में होती है, और सरकार का उस पर मैनेजमेंट कंट्रोल होता है। भारत में भी जैसे देखेंगे रेलवे है, वो कहाँ पे डिफेंस है, ये सारी इंडस्ट्री किसके हाथ है, सरकार के हाथों में। दूसरा प्राइवेट सेक्टर कह रहा है ओन एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर, दे आर मैनेज्ड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो मैनेजमेंट होती है, ओनरशिप होती है, ये सारे कौन होते हैं, प्राइवेट जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किए जाते हैं। और कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री के अंदर ज्यादातर जो ओनरशिप होती है प्राइवेट के हाथों में होता है। नेक्स्ट है ज्वाइंट सेक्टर, बताए ना, ज्वाइंट वेंचर जिसे हम कहते हैं, कि जिसमें 2 लोगों की कोलैबोरेशन होती है। कह रहे आर मैनेज्ड बाय जॉइंट स्टॉक कंपनी, सम टाइम प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर टुगेदर एस्टैब्लिश एंड मैनेज द इंडस्ट्री। जहाँ के प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों आपस में मिल जाते हैं, यानी कि कुछ सरकार का भी हिस्सा है, कुछ प्राइवेट लोगों का भी हिस्सा है, दोनों मिलकर आपस में काम कर एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव ना होकर ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले कर रही है।
जैसे कोल इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, पहले 5% ही प्राइवेट लोगों के हाथ में था, अब धीरे सरकार ने अंडरटेकिंग जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट है बेच-बेच के प्राइवेट लोग आ रहे हैं। तो वहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट जब दोनों ही लोग आपस में काम करते हैं, एक साथ मिलकर कोलैबोरेट करते हैं, उसे जॉइंट वेंचर हम या जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं। तो ये हमारे सारे हो गए बेसिकली कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री जो डिफरेंट डिफरेंट, चाहे हमने रॉ मटेरियल बेसिस पर पढ़ा, चाहे हमने इनपुट के बेसिस पे पढ़ा, या हमने आउटपुट के बेसिस पे पढ़ा, हमने साइज के बेसिस पर पढ़ा, ओनरशिप के बेसिस पर पढ़ा। अब हम आगे उसको फर्दर डिस्कस कर रहे हैं कि हमने देखा था कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में दो तरह की इंडस्ट्रीज हमने पढ़े थे कि एक कौन से इंडस्ट्री थे जो ट्रेडिशनल, कह रहे ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री रीजन, these are based on heavy industry often located near coal fields and engaged in metal smelting, heavy engineering, chemical manufacture, textile production. These industries are now known as a smokestack industry reason can be recognized by. तो ये जो पुराने जो इंडस्ट्रीज है बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे यूज करते थे, बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे रॉ मटेरियल यूज होता है, हाई प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री, high density housing often of inferior type and poor services, unattractive environment, for example pollution, waste heat. ये जो ट्रेडिशनल बड़े स्केल पे प्रोडक्शन होता था इनका हम बात करें तो ये जो है एम्प्लॉयमेंट बहुत देते थे, लेकिन यहाँ पे एनवायरनमेंट जो है बहुत ही गंदा करते थे, पोल्यूशन बहुत करते थे, फैक्ट्री में बहुत ज्यादा जो वेस्ट है वो बहुत निकलता था। तो एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग एनवायरनमेंट जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जो काम करने का जो तरीका था वो भी ठीक नहीं था, बहुत ज्यादा वेस्टेज होते थे। तो दूसरा कह रहा है प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इमिग्रेशन एंड डिक्लाइन लैंड्स एरिया कॉज्ड ऑफ क्लोजर फैक्ट्री बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वाइड फॉल इन डिमांड। लेकिन ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, अब धीरे धीरे उसको बंद किया जा रहा है क्योंकि उनके द्वारा जो मैन्युफैक्चर चीजें होती थी अब बड़े बड़े हाईटेक चीजें दूसरे इंडस्ट्रीज में बने, लेकिन उनके डिमांड के कारण जो भी इंडस्ट्रीज है उसको बंद किए जा रहे हैं, जिसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब देखिए पोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, वेस्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी रिमेन्स होते हैं, तो इसीलिए इंडस्ट्री जितना अट्रैक्टिव नहीं रहा है उसको बंद किया गया। तो इस इंडस्ट्री के बंद हो जाने से बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते थे, तो अनएम्प्लॉयमेंट इमिग्रेशन की जो दिक्कत है वो देशों में इस तरह के देखने को मिल रही है। तो एग्जाम्पल दे रखा है जैसे रूहर कोल फील्ड जर्मनी, ये कौन सा एग्जाम्पल है? ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। दिस हैज बीन वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्री रीजन ऑफ यूरोप फॉर अ लॉन्ग टाइम। बड़े टाइम से एक बहुत बड़ी मेजर इंडस्ट्री थी, कोल एंड आयरन and still form basis of the economy, but as a demand of coal decline the industry shrinkage। सीधी सी बात है, कोई भी इंडस्ट्री उसके द्वारा बनाई गई चीजों पे की डिमांड जो है उन्हीं पे डिपेंड करे, जब डिमांड खत्म हो जाएगा तो इंडस्ट्री की अपनी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। कहते रूहर रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% जर्मनी टोटल स्टील प्रोडक्शन, यानी जर्मनी में जितना प्रोडक्शन होता है उसका 80% जो स्टील है वो इसी इंडस्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे इसकी डिमांड खत्म हो रही है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कह रहा था, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर्म्स द बेस ऑफ ऑल अदर इंडस्ट्री, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द बेसिक इंडस्ट्री। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भैया आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री क्यों कहा जाता है? देखो किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपको मशीनरी चाहिए, टूल्स चाहिए, ठीक है, इक्विपमेंट चाहिए, तो वो सारे जो है किससे बनते हैं? आयरन और स्टील इंडस्ट्री से बनते हैं। क्या इट इज अ बेसिक बिकॉज प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द अदर इंडस्ट्री, जैसे मशीन हो गए, टूल्स फॉर यूज फर्दर प्रोडक्शन। इट में ऑल्सो कॉल्ड अ हैवी इंडस्ट्री बिकॉज इट यूज लार्ज क्वांटिटी बल्कि रॉ मटेरियल एंड इट्स प्रोडक्ट आर ऑल्सो हैवी। ये जो बेसिकली यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल वो बहुत ही बल्कि होता है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में होता है, और इनके अंदर मैन्युफैक्चर की जो गुड्स होते हैं जो दूसरी इंडस्ट्री एज उनको रॉ मटेरियल यूज करते हैं, बट वो भी बहुत बल्कि और बहुत ही हैवी इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। बट ये बेसिक इंडस्ट्री है, बिना इनके दूसरी जो इंडस्ट्री है वो सेटअप डेवलप नहीं हो सकती। तो ये पहला हो गया आयरन स्टील इंडस्ट्री, एग्जाम्पल है आपका लार्ज स्केल पे। दूसरा है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कह रहा है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम 3 भागों में डिवाइड कर देंगे, पहले हैंडलूम, पावरलूम और मिल सेक्टर। समझना कि कॉटन जो इंडस्ट्री को दुनिया भर के जितने भी कॉटन, सबसे बेस्ट और फाइन कॉटन जो है हमारे भारत में आज भी होता है। पता है आपको, जो ब्रिटिशर्स हम जो है ये पोर्तुगीज जो दूसरे देश के लोग आए थे भारत में कॉटन के लिए, स्पाइसेस के लिए, क्योंकि इतना अच्छा कॉटन जो है पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिलता है, इतने अच्छे से स्पाइसेस है, मसाले हैं। तो ये शुरू से भारत जो है कॉटन और स्पाइसेस का एक अट्रैक्शन का केंद्र है। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो हमने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 3 भागों में कैटेगराइज कर रखा है। सबसे पहले हैंडलूम। कह रहा है दिस सेक्टर इज लेबर इंटेंसिव, इसमें लेबर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्रोवाइड का ना एम्प्लॉयमेंट तो सेमी स्किल वर्क, इट रिक्वायर्स स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। दैट्स व्हाई महात्मा गांधी ने, आपको पता है ना, खादी को अपनाने का जो बेसिकली दिया था इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, वो इसीलिए दिया था कि यहाँ पे लोग जो हाथों से काम कर सकते हैं, खादी के द्वारा लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, लोगों का रोजगार मिलेगा, तो सीधी सी बात है लाइफस्टाइल अच्छी होगी, देश में गरीबी खत्म होगी। तो इसीलिए गांधी जी ने खादी को काफी प्रमोट किया। तो किसके अंदर आते हैं? हैंडलूम के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलोगे भैया, बहुत बड़े लेवल पे एम्प्लॉयमेंट देता है, यहाँ पे ज्यादा स्किल्ड नहीं, सेमी स्किल्ड वर्कर की जरूरत है, स्मॉल कैपिटल की जरूरत है, और इसीलिए यहाँ पे
जो गांधी जी चाहते थे कि इस तरह के जो इंडस्ट्रीज है उसको बसाया जाए और प्रमोट किया जाए, ताकि जो है लोगों को रोजगार मिलता रहे। और रोजगार कब मिलेगा? जब इनके द्वारा बने हुए चीजों को लोग खरीदेंगे, डिमांड होगी, तो ही इंडस्ट्री की डिमांड होगी। तो गांधी जी इसीलिए इनसे जुर्रत खादी अपना। नेक्स्ट दूसरा पावर लूम, दिस सेक्टर इंट्रोड्यूस मशीन एंड बिकम लेस लेबर इंटेंसिव। तो ये पहले में क्या है कि ज्यादातर काम लेबर कर रहा है, बट जो पावर लूम है अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मशीन धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो रही है, और अब जो है कि लेस लेबर इंटेंसिव, यानी कि यहाँ पे लेबर की जरूरत कम है, मशीन को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा रहा है। एंड प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रही है। सीधी सी बात है, जो मैन है अपने हाथों से प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी जो क्वांटिटी है कम बनेगी, क्योंकि हाथों से बनाने में टाइम लगता है। लेकिन जब उसको जब मशीन को रिप्लेस किया तो मशीन जो है बल्क में प्रोडक्शन करता है, बड़े लेवल पे करता है। बट भारत जैसे देशों में देखिए तो मशीनरी का एक डिसएडवांटेज है कि वहां से लोगों को रिप्लेस करते, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। तो हमने देखा 3 भागों में कह रहे हैं हाईली कैपिटल इंटेंसिव प्रोड्यूस फाइन क्लोथ्स इन अ बल्क। तो ये जो इंडस्ट्री है बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, बड़े लेवल की मशीनरी चाहिए इसके अंदर, और बड़े लेवल पे इसमें प्रोडक्शन भी होता है। तो ये आपका बेसिकली जो थे पुराने इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, जो बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करते थे। अब आते हैं हम कि दूसरा हमने देखा था कंसेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। नाम से समझ में आ रहा है कि हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होगी? है ना, हाई टेक्नोलॉजी और सिंपल हाईटेक इज द लेटेस्ट जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। इट इज द बेस्ट अंडरस्टूड एज द एप्लीकेशन इंटेंसिव R&D, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात होती है। नए नए जो डिस्कवरीज होती है, नए नए जो इनोवेशन होते हैं वो इन्हीं के यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि लीडिंग द मैन्युफैक्चर फॉर प्रोडक्ट ऑफ एन एडवांस साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कैरेक्टर। यहाँ पे मैंने बताया था ना, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट होते हैं वो रात दिन इसमें नए नए चीजों को खोजते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को ढूंढते हैं, काफी R&D करते हैं इस पे। R&D के मामले में मैंने बताया था जो इजराइल है वो नंबर 1 पे है। खैर चाइना कोई R&D करता नहीं है, दूसरों का वो अपनाता है। तो कह रहा है कि ना प्रोफेशनल वर्कर्स मेकअप द लार्ज शेयर ऑफ द टोटल वर्कफोर्स। में जो भी वर्कर होते हैं वो सिर्फ, हम ये नहीं कहते कि हाई स्किल्ड, भैया बहुत प्रोफेशनल लेवल के होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लेवल के यहाँ पे लोग होते हैं। कह रहे दीज हाईली स्किल्ड स्पेशलाइज ग्रेटली आउट नंबर ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्शन वर्कर्स। कह रहा कि रोबोटिक ऑन द असेंबली लाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग प्रोसेस एंड द कांस्टेंट डेवलपमेंट ऑफ न्यू केमिकल्स। तो ये सारे एग्जांपल है कि कहाँ कहाँ पर जो कंसेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है। एग्जांपल अमेरिका में आपने सुना होगा, न्यूयॉर्क में जो सिलिकॉन वैली है वो इसका बड़ा एग्जांपल हो सकता है हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का। कि जहाँ पे जो काम है बड़े बड़े स्किल्ड लेवल जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, काफी इसमें रिसर्च की जरूरत होती है, वो लोग इसके अंदर काम करते हैं और देश को कुछ ना कुछ हमेशा वो नया देने की कोशिश करते रहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पूरा जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है यहीं पे कंसेप्ट खत्म होता है। चैप्टर को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था ताकि इजीली आप लोग हर चीज को समझ सके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो आप लोग को मिल जाएगा, बल्कि पहले चैप्टर का कंसेप्ट समझिए, ये बहुत नेसेसरी है, बहुत जरूरी है। फिर भी अगर किसी भी चीज में आपको प्रॉब्लम है, दिक्कत, आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको एश्योर करती हूँ कि हर एक कमेंट्स का आपको पर्सनल रिप्लाई करूंगी। थैंक यू।